2024 में मोदी के मुकाबले कौन है? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि बिहार में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पीएम के उम्मीदवार के तौर पर उछल पड़ा है। इस सवाल का जवाब देते हुए कल इसी वक्त हुंकार में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि 2 मिनट में तय कर लेंगे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। और उन्होंने क्या कहा था, पहले आप ये सुनिए। एक बार सब लोग जब बैठेंगे फिजिकली तौर पे, तब तो ये 2 मिनट का काम है। कोई बड़ी बात है क्या? किसी का नाम तय करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी आगे करो, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना काम करो। तो जिस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव ने 2 मिनट में तलाशने के लिए कहा था, वो उतना आसान दिखा नहीं। और ये हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने कोशिश की। इसके लिए आपको 4 बयान सुनने चाहिए कि क्या वाकई 2 मिनट में ये काम हो सकता है। देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मेरे को क्या गारंटी है? समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? ये चेहरा वर्सेस चेहरा की लड़ाई नहीं है, मुद्दे वर्सेस मुद्दे की लड़ाई है। यानी मोदी विरोधी चेहरे के नाम पर विपक्ष मौन है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। ये अलग बात है कि हर पार्टी अपने अपने नेता के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी एक चेहरे पर सहमति अभी दिख नहीं रही है। नेता के नाम पर सहमति नहीं बन रही है अगर, तो मोदी का विजय रथ कैसे रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ये तो बता रहे हैं कि बहुत से फोन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि पीएम का उम्मीदवार कौन है। नीतीश को बहुत से फोन तो आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि किसके फोन आ रहे हैं। पहले भी कई बार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। यूपी में बात बन भी गई तो मायावती अखिलेश मोदी का विजय रथ रोक नहीं पाए। तो फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी क्या उस विजय रथ को रोक पाएगी? हुंकार के आज ये तमाम सवाल, इसी के इर्द गिर्द ये बहस होने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं। स्वागत है आपका मैम। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता है जेडीयू के, सर स्वागत है आपका। आलोक शर्मा साहब आज यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता, हैप्पी टू हैव यू। रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं TMC के। रिजू, आपका भी स्वागत है। और शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ और सवाल सीधा सा है, कौन होगा विपक्ष का एक चेहरा, वो उम्मीदवार? क्योंकि गदगद जो है नीतीश नजर आ रहे हैं। उधर TMC की तरफ से आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी होनी चाहिए। राहुल गांधी PM इन वेटिंग, हम भी जानते हैं कि वो कब से इस उम्मीद को लगाए बैठे हुए हैं। तो फिर चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी जी को PM बनना होता तो बहुत मौके आए थे। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय तक ने भी उनको ऑफर दिया था। तो PM इन वेटिंग कभी भी नहीं रहे वो। और उनकी माताजी, हमारी जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने स्वयं इस पद को ठुकरा दिया था। जहाँ तक बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य की है, अभी तो बीजेपी अपने घर को संभाल ले, NDA अपने घर को संभाल ले। जो पिछली बार तमाम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, आज वो सब कहाँ हैं? शिवसेना कहाँ है? आज अकाली दल कहाँ है? आज JDU अभी जुम्मे इनकी जरूरत इनको नहीं पड़ सकती है ना, क्योंकि इनका चेहरा तो तय है कि मोदी वर्सेस ऑल होने वाले हैं। मैं समझता हूँ आपका चेहरा कौन? ये तो जनता तय करेगी किसको जरूरत पड़ेगी, किसको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी को स्वयं 2014 में उम्मीद नहीं थी, कि उनका स्वयं का बयान था कि इतनी सीटें जनता मुझे देगी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तो जनता तय करेगी ये कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं और कौन किसके साथ जाएगा। जहाँ तक बात है, अभी तक ना तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं दावेदार हूँ, ना ममता बनर्जी जी ने स्वयं कहा। स्वागत राय जी का भी मैं, पर राहुल जी दावेदार हैं? नहीं, अभी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं PM बनने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं विपक्ष का लीडर हूँ, मैं विपक्ष का कैंडिडेट हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा। सांसद तय करेंगे किस पार्टी का कितने आते हैं। आज भी वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है और उसका बिल्कुल एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, और वोट के लिहाज से भी 12.5 करोड़ वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ा विपक्षी दल है और हमने विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से निभाई है। लेकिन PM की दावेदारी अभी से हो,
अभी तो ये ध्यान रखिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे दूर हो। तो आलोक जी, किस वो तरह तो से तभी दूर हो पाएगी ना, मतलब जब आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर आएंगे, उसके बाद सामने वाले को चैलेंज करेंगे। मान लीजिए अगर आप ये वादे पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए चुनाव जीतना होगा, और चुनाव जीतने के लिए एक चेहरा चाहिए होगा। वो चेहरा कौन होगा, आप इसे कहने से बच क्यों रहे हैं? जी 2004 आपको के इतना अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मुझे जवाब दीजिए। तो अब सवाल यही है कि मोदी विरोधी जो है वो मौन है, विपक्ष का पीएम कौन है? कौन है भाई? क्योंकि नीतीश कुमार अब जब से दूसरी पारी उनकी शुरू की है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं। अब ये फोन कर कौन रहा है वो नहीं बता रहे हैं, फोन किस चीज के लिए आ रहे हैं वो ये भी नहीं बता रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। तो चेहरा कौन? जेडीयू से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजीव रंजन जी, ये तो बता दीजिए किसके फोन आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, 2024 की पटकथा लिखी जा चुकी है और इतना आसान भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो नहीं दिखती है। अच्छा। नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक स्वीकार्य नेता हैं। पीएम मटेरियल अगर आप कहें तो पीएम निसंदेह प्रधानमंत्री पद या देश के किसी भी बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर पहुंचने के तमाम योग्यताओं को वो हासिल करते हैं। अब एक बड़ा सवाल क्या, नीतीश कुमार जी ने खुद क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने ये कहा 14 वाले 2024 में नहीं लौट कर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो एक विराट प्रभामंडल वाले कई बड़े राजनेता देश के अलग अलग राज्यों में, जो क्षेत्रीय दलों में हो या कांग्रेस जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, लेफ्ट जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, अगर ये ग्रैंड अलायंस जिसकी बुनियाद बिहार में पड़ गई है, 7 दल जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के साथ बिहार की 2 शक्तिशाली जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो शामिल हैं और अन्य दल भी शामिल हैं। ये तो हम पिछले 3 दिनों से बात कर रहे हैं। मुझे 4 नाम तो गिना दीजिए पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर। पहला, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी अपने अपने दल के नेताओं की चर्चा की उन्हें पूरा अधिकार है, इसलिए ये अधिकार है। नहीं, मैंने तो नाम पूछा है, जो नाम भी बताइए ना राजीव राजनीतिक दल, जी। 4 नाम बता दीजिए आपके हिसाब से जो मोदी से 2024 में लड़ सकते हैं। 4 नाम मोदी से लड़ सकने वाले। हाँ। मैं आपको 10 नाम बता देता हूँ। नहीं, आप 4 ही बता दीजिए ना राजीव जी। थोड़ा समय आपको लग जाएगा। तो 4 में तो आपके सामने हैं नीतीश कुमार जी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव, अच्छा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस, चौथे नंबर पर लेफ्ट। नाम लीजिए ना और सर। अगर 10 की संख्या बताएंगी तो ममता जी। को इतना पीछे कांग्रेस का मतलब हाँ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अच्छा, ठीक है। नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। हाँ, ठीक है सर। ममता बनर्जी। हाँ सर। आप उसके बाद टीडीपी के लीडर से लेकर इस देश में विपक्ष के पास सितारों की कमी नहीं है। ठीक है। और अब उस सितारों में एक सूरज चाहिए ना सर। नीतीश कुमार जी जैसा एक नेता सूरज हो चाहिए जो खुद पहल कर रहा हो। सितारों में जो लड़ सके, जो ये कहे कि आई एम द लीडर, यू फॉलो मी और मैं तुम्हें चुनाव जीत कर बताऊंगा। वो कौन है इन सितारों में? वो एक नाम बताइए ना। आपने पहले नाम पर नीतीश कुमार को रखा है, तो मैं मानकर चलूं आप कहते हैं कि नीतीश कुमार लीड करेंगे, करने लायक हैं, क्षमता है। देखिए, सूर्योदय कहां होता है? बराबर पूर्व में ही होता है। हाँ। तो फिर कई सवालों का जवाब आने वाले समय में जनता पर छोड़ दीजिए। सूर्योदय मैं इतना जानता हूं कि ये 72 घंटे में सूर्योदय पूर्व में होता है। बिहार कहाँ है? अपराजिता जी, आप समझ रही है ना? सूर्योदय पूर्व में होता है, बिहार पूर्व में है। आप भी खुद आप वैसे पूर्व से ही आती हैं, तो वहां पूर्व में तो नवीन पटनायक भी है। फिर मैं कुछ कहूं? जी जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगी कि विपक्ष का अर्थ क्या है।
आज के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की परिभाषा तो हर एक भारतीयों को जानने का अधिकार है, पर मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों को यह पता है। विपक्ष में नेतृत्व कौन है, नेता कहां है, और नेता का विजन, नेता की दूरदर्शिता या दूरदृष्टि क्या है, निश्चित तौर पर हम सब जानना चाहेंगे। और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि 2024 में तो प्रधानमंत्री के पद में वैकेंसी ही नहीं है। और कल एक सर्वे का परिणाम आया, हम सब अवगत हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 53% लोगों का समर्थन मिला और कांग्रेस के राहुल गांधी जी को 9% लोगों का समर्थन मिला और सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी आए। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर दिल हूं अरमान भरा वाली बात है। नीतीश कुमार जी, जिन्हें हम पलटू राम भी कहते हैं, बहुत सम्मान के साथ यह आख्या या संज्ञा दे रही हूं पलटू राम जी का। आज इधर कल उधर, आया राम गया राम। तो ये जो है, ऐसे शब्दों के उच्चारण के लिए मना कीजिए, क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, ऐसे शब्दों के उच्चारण के लिए मना कीजिए। और मैं तीसरी बात नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए अपराजिता जी। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ और जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो सारे विपक्ष साथ आए और उन्होंने वो लोग तय नहीं कर पाए कि कौन उनका राष्ट्रपति प्रार्थी होगा। आप खुद एक सांसद हैं, वो अभी इस वक्त एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जिनको आप ये संज्ञा दे रही हैं उनके बारे में तो आपको पहले भी पता था, लेकिन फिर भी आप उनके साथ गए। जब आप उनके साथ गए तब आपको ये संज्ञा सूट नहीं की। अब चूंकि वो आपके साथ नहीं है तो आप ये संज्ञा दे रही हैं उनको और ऑब्वियसली बाकी जो उनके पार्टी वाले उनको ये चीज नापसंद आएगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पर आ जाती है, आप कह रहे हैं दूरदर्शिता, तो वो दूरदर्शिता ही तो नीतीश कुमार में है कि उन्होंने पार्टी को टूटने से पहले बचा लिया। आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको पहले ही वो भाग गए। स्मिता प्रकाश, आपको क्या लगता है ये 2024 की लड़ाई इतनी आसान दिख रही है और खासकर विपक्षियों के बीच में, उनके अंदर? रूबिका, भी किसी ने कहा कि सूर्योदय पूर्व से होता है। माफ कीजिए, नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा दक्षिण के थे। मनमोहन सिंह सिख होने के नाते उत्तर के, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी ये उत्तर प्रदेश के थे। मोदी और मोरारजी जो है वो पश्चिम के थे। तो सूर्योदय भारत में कहीं से भी हो सकता है। चलिए, आज जो बात चल रही है नीतीश की, अगर नीतीश 6-7 महीने में, रूबिका, बिहार की कुर्सी खाली करके यूनाइटेड ऑपोजिशन का चेहरा बन जाते हैं, इसी की चर्चा हो रही है आजकल, तो अगर वो यूनाइटेड ऑपोजिशन का चेहरा बन जाते हैं तो 2024 के लिए इक्वेशन कुछ हद तक बदल जाएगा। क्योंकि अब तक लग रहा था कि बीजेपी जो है वो उसके लिए कोई ऑपोजिशन नहीं है 2024 के चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि बाकी सब पार्टियां बिखरी हुई नज़र आ रही थी, ज़ीरो एजेंडे पे चल रही थी या फिर खुद के इंडिविजुअल एजेंडा पर कोई यूनिटी नहीं थी। और अगर ऊर्जा भी नहीं दिख रही थी इन पार्टियों में। तो अगर तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल लेते हैं और नीतीश जो है वो कुर्सी खाली करके यूनाइटेड ऑपोजिशन का चेहरा बन जाते हैं, और शायद ये हो भी सकता है क्योंकि तेजस्वी जो है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं, शायद नीतीश के लिए कोई बड़ा रोल के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो तेजस्वी जो है उनको सिर्फ 2 विधायकों की ज़रूरत है बिहार की सत्ता संभालने के लिए, लेकिन वो जो है वो तख्ता नहीं पलटेंगे अभी। ही विल वेट कि नीतीश खुद ही अगर मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक तेजस्वी जो है उनके लिए वक्त उनके साथ है, ही इज़ अ यंग लीडर, तो उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे खेल खेलने की। सो आई थिंक ही विल प्ले फॉर द लॉन्गर गेम। तो अगर वो लॉन्गर गेम के मद्देनज़र सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और हाल फिलहाल में वो सरकार पलटने की कोशिश नहीं लेकिन एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान के तहत ये कर रहे हैं, तो
तो हो सकता है कि ऑपोजिशन में एक नई जान आ जाए, क्योंकि ममता जो है वो अंदरूनी लड़ाई में बिजी है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में। हाँ। एक अखिलेश यादव ही है, एक अरविंद केजरीवाल ही है जो अब तक ऐसे लग रहा है कि मोदी के लिए 2024 में एक चुनौती बन सकते हैं। नहीं, लेकिन रिजू दत्ता, क्या आप इस बात से अग्री करेंगे? और सिर्फ रिजू दत्ता नहीं, फिर तो कांग्रेस भी आ गई और आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रही हैं। राजीव रंजन जी के लिए हो सकता है कि सही इस वक्त नजर आए, लेकिन रिजू दत्ता मानेंगे इस बात को? टीएमसी मानेगी इस बात को? रूबिका जी, आप मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं एकदम सीधा बात करता हूँ। विपक्ष का उद्देश्य क्या है? विपक्ष का उद्देश्य है बीजेपी और मोदी जी को हराना 2024 में। अब मोदी जी को हराएगा कौन और कैसे? तेलंगाना में उनको हराएगा केसीआर, बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में स्टैलिन और दिल्ली पंजाब में केजरीवाल। और रहा बात एक चेहरे का, तो यहाँ पर जितने दिग्गज नेताओं का, राजनेताओं का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, अगर आप आंदोलन का इतिहास देखें, अगर आप देखें कि कौन सा ऐसा एक नेता है जिसने सरासर 1:1 फाइट में मोदी जी को और बीजेपी को धूल चटाए, तो वो है ममता बनर्जी। और अगर सीवी जमा पड़ती है, जब सारे विपक्ष एक साथ बैठेंगे, तो उसका देश की जनता तय करेगी कि किसका सीवी भारी है, किसके पक्ष में इतिहास है, किसने बीजेपी को धूल चटाया है। अकेला जनता कहाँ डिसाइड करेगी? मिलेगी तो आप लोग सब ना, वहां जनता कहाँ होगी भाई? यूनाइटेड ऑपोजिशन की जो मीटिंग होगी उसमें तो आप लोग सब मिलेंगे ना। उसमें तो ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे, केसीआर होंगे, नीतीश कुमार होंगे। वहां जनता कहाँ होगी? और वहां ये सब कहेंगे कि मैं हीरो हूं, मैं पीएम कैंडिडेट हूं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि आप दो चीजों पे ध्यान दीजिए। एक, कौन है जिसने 1:1 फाइट में बिना कोई गठबंधन के बीजेपी को हराया? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इतिहास में आंदोलन का इतिहास देखिए, सीनियरिटी देखिए और सारा चीज हिसाब करके आप तोल-मोल कर लीजिए कौन जायज है उस पद के लिए। मोदी जी के सामने, मोदी जी जैसा विशाल चेहरा के सामने 1:1 खड़े होने के लिए किसके पीछे पूरा माइनॉरिटी वोटिंग है, किसके पीछे महिलाओं का पूरा वोट सपोर्ट सिस्टम है? वो तो नहीं, वो तो नीतीश बाबू के पीछे भी है महिलाओं का पूरा सपोर्ट सिस्टम। हाँ, और कांग्रेस पैन इंडिया फैली हुई है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। राहुल गांधी अपने आप को बहुत अनुभवी नेता कहते हैं, इनफैक्ट वो बहुत अरसे से मौजूद भी हैं पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी बिल्कुल बहुत अनुभवी नेता है, बट कांग्रेस से हमारा शायद 5-7 सांसद की कमी है पार्लियामेंट में। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ा पार्टी है, हम सेकंड बड़े सबसे बड़े पार्टी है। 7-8 तो 2024-20 महीनों में बहुत खेला हो सकता है मैडम। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इधर उधर मत जाओ, कहाँ पड़े हो चक्कर में? ममता दीदी के सामने कोई नहीं है टक्कर में। समय बताएगा मैडम। नहीं, समय का वो तो रिजू दत्ता ही बता रहे हैं। अपराजिता जी क्या कहना चाह रही है? शिवम त्यागी में आऊंगी। कुर्सी का लोभ नहीं है। अच्छा, 1-on-1 फाइट मोदी से ममता जी कर सकती है, लेकिन देखिए हमको कुर्सी का लोभ नहीं है। ऐसा मत कीजिए ना सर। अपराजिता जी, देश हित में तो बदल चाहिए। अरे प्रभु, ये देश हित नहीं है, ये ममता हित है, ये टीएमसी हित है। रिजू जी, पार्थ चटर्जी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में घुटने टिकवा दिए। बीजेपी कर रहे हैं। बोलो। ओहो रिजू जी, एक सेकेंड, यहाँ आलोक जी, आप और राजीव रंजन जी आपस में चैनल में। अपराजिता जी एक सेकेंड देखिए, अभी रुकिए, अभी कम पड़ा था। अखिलेश जी के लिए पीएम पद की दावेदारी को लेकर एसटी हसन आगे आ गए, कह रहे हैं पीएम उम्मीदवारी के लिए अखिलेश का नाम आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव ही सबसे फिट है इस पोजीशन के लिए, एसपी सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, और वो सिर्फ दावेदार ही नहीं, एक कामयाब पीएम होने वाले हैं। एसटी हसन क्या कह रहे हैं आपको जल्दी से हम सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, अच्छा मैं बयान थोड़ी देर में आपको सुनवाऊंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से हुंकार इस वक्त वो डिबेट देख रहे थे शिवम त्यागी, और उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर नहीं बुलाई गई है। कायदे से एसटी हसन ने अब ये चीज आगे रख दी है। रिजू दत्ता, आपने उनको उकसाया है, राजीव रंजन जी आपने उनको उकसाया है, और इसीलिए एसटी हसन ने कहा कि मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, दे दिया उन्होंने बयान। शिवम जी,
राजनीतिक स्तर पर अगर श्री नरेंद्र मोदी जी यूपीएससी के टॉपर हैं तो ये बाकी के सारे 10वीं फेल हैं विद रिकॉर्ड्स, लिटरली 10वीं फेल। आप एक डिबेट में साथ में नहीं बैठ सकते। ये कहते हैं कि हम एक अलायंस बनाकर बीजेपी से लड़ेंगे। ये इस सदी में तो मुझे संभव नहीं नजर आता, अगली सदी में ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल आपने देख लिया, एक तरफ कहते हैं सत्ता का लालच नहीं है, पहले ने कहा पूर्वोत्तर से सूरज निकलता है, दूसरे ने कहा कि राहुल जी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराने और मजबूत नेता हैं, तीसरे ने कहा कि अकेले 1 to 1 में लड़ा कौन। मतलब तीनों ने अपने लीडर को सुपीरियर बता दिया। बहरहाल लड़ने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड भी तो चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, किस नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे आप? बिहार में इन्होंने कहा नीतीश जी के पास बड़े कॉल आ रहे हैं, गरीबी में बिहार नंबर 1 है सर, 17 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लड़ेंगे आप? 52% लोग आज भी गरीबी से नीचे हैं वहां पर, ऐसे लड़ेंगे आप? वहां पर प्रति व्यक्ति आय में आप देश में सबसे नीचे हैं, ऐसे लड़ेंगे? 56 शहरों में 52वें नंबर पर आता है आपका राजधानी पटना। किस नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे आप, जहां की प्रति व्यक्ति आय 1,56,000 रुपए, देश से 1.5 गुना, जहां की कृषि विकास दर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 23% थी, जो कि देश की 11% थी, उनसे लड़ेंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 24% का रेशियो था उनका, उनसे लड़ेंगे आप? बस सिर्फ लड़ना है। ये कोई आम के पेड़ पर आम तो है नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी के 17 साल हम चुनाव में रहे और उसके बाद हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं तो शिवम, बेरोजगारी दर अगर आप बिहार की देख रहे हैं तो फिर देश की भी देख लीजिए। बिल्कुल देख लीजिए। अगर आप बिहार को इन सारे मापदंडों पर नाप तोल रहे हैं तो पूरे देश को भी माप तोल लीजिए। बिल्कुल तोल लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि नहीं देश में तो कोरोना आ गया था इसलिए स्थिति खराब होगी, तो क्या बिहार में कोरोना नहीं आया था? बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। यहां पर बात हो रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी की, यहां पर बात हो रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, यहां पर बात हो रही है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की। ये लोग मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले हुए हैं अपने राज्य में, जितने लंबे समय से सरकारों में है, क्या किया दे दीजिए हिसाब, जनता हिसाब मांगेगी। पहले राज्य तो चला लीजिए, उसके बाद देश चलाइएगा। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शिवम त्यागी जी को शायद उस सरकार को कोसना पड़ रहा है जिसमें 3 साल को छोड़कर इनके दल का साथ उस गठबंधन को मिला है। इनके दल के मंत्रियों की संख्या हमारे मंत्रियों से ज्यादा थी। इनके 2 उप मुख्यमंत्री थे और उस सरकार के कार्यकलापों पर सवाल खड़े करके आप नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को चैलेंज कर रहे हैं जी। पहली बात। अब मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, बिहार ने जीडीपी पे, जो बिहार के जीडीपी ग्रोथ रेट का अगर आप देखेंगे इंडेक्स, तो देश के पिछले 10 वर्षों में देश में वो 6 बार वो पहले नंबर पर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, फ्रेट इक्विलाइजेशन से लेकर हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ बेईमानी, और वो सिलसिला आपकी सरकार में भी जारी रहा। और इसके बावजूद बिहार ने जहां जो हासिल किया, मैं तो कह रही हूँ कि केवल आपको एक बात बताना चाहूंगा, बिहार को उन्होंने एकदम बाहर ला दी, उसमें बहुत शानदार काम किया और अब उनको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। मैं तो मानने को तैयार हूँ। दूसरी बात मैं कह रही हूँ शिवम जी को भी मनवा दूंगी, स्मिता प्रकाश को भी मनवा दूंगी, मैं अपराजिता सारंगी जी को भी मनवा दूंगी। आप आलोक जी को मनवा लेंगे, रिजू दत्ता को मनवा लेंगे, वो एचटी हसन साहब जो लेकर बैठे हैं ख्वाब, उनको मनवा लेंगे, नीतीश बाबू के पीएम दावेदारी को लेकर। ये सबसे पहली बात है, अब तो ये आप मानने लगे हैं कि इस देश में कोई मुकाबला 2024 में होने वाला है। नहीं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि 2024 में वो सीधे तौर पर वो पूरे चुनाव परिणाम को लेकर 400 सीटों का सपना पाल। राजीव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, निजी बातचीत में उनके नेताओं की बातचीत। राजीव जी प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जब बिहार तो अभी लेटेस्ट है, जब पंजाब में केजरीवाल जीते तब भी हम मान गए थे कि केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। जब बंगाल में दीदी जीती थी तब भी हम मान गए थे कि दीदी वर्सेस मोदी होगा। जहां एक राज्य कोई जीतता है, फौरन ये बहस शुरू हो जाती है कि लो आ गया है अब मैदान में और हरवा देंगे हम बीजेपी को, हरवा देंगे मोदी को। वो वहां पर आप मायावती और अखिलेश दोनों साथ आगे थे। क्या हर्ष हुआ था, अभी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दूंगी। आंकड़े जो है मैं चाहूंगी मेरे टीम के लोग जो है आपको स्क्रीन पर दिखाए क्या हर्ष हुआ था जब दोनों साथ आए थे, भतीजा और बुआ। आज चाचा और भतीजा साथ है। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि आप जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शिवम त्यागी को अपनी ही सरकार को कोसना पड़ रहा है जो इसका हिस्सा था।
सर आप देखिए, आप अपनी हालत देखिए कि जिस पार्टी ने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया, आज आपको उसी को गाली देनी पड़ रही है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बन रहा है। याद कीजिए 2000 में जब अटल जी की, सुन लीजिए, जब अटल जी की सरकार में थे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री, 7 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सुन तो लीजिए, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद वो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। अटल जी ने फिर भी उनको कृषि मंत्री बनाया। 2005 में जॉर्ज, लड़ना नहीं है, 2005 में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जी को ना मानते हुए आपके साथ चुनाव लड़के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, 15 में बनाया। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, राजीव रंजन जी, गाली देने से काम नहीं चल। नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बनाया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एचटी हसन का बयान हमारे पास आ गया है, वो शानदार बयान है भाई, हमको सुनना चाहिए और हम सबको सहिष्णु बनना चाहिए इस मामले में। कोई भी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये मन बना सकता है और ये तय कर सकता है कि वो अगला चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है। लेकिन आलोक जी, उससे पहले एचटी हसन साहब का ये बयान सुन लेते हैं। सुन लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलतियां भी करी हैं उन्होंने। सुबह का भूला अगर रात को घर लौट आए तो गलतियों की माफ़ी भी होती है। लेकिन ये तो पोस्ट इलेक्शन पे तय होगा कि कौन नेता होगा। ये तय होगा कि किसके सांसद सबसे ज़्यादा हैं, कौन क्या चाहता है। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद सबसे ज़्यादा हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते। उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए। दावेदार नहीं, पर एक कामयाब प्रधानमंत्री होंगे वो। अभी तो बस 33 मिनट हुए हैं और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ आलोक जी। 33 मिनट में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किसे चेहरा बनाऊं, राजीव रंजन जी के नीतीश कुमार को, या रिजू दत्ता की ममता बनर्जी को, या एचटी हसन साहब के अखिलेश यादव को, या आलोक जी आप में मुझे अभी तक पता नहीं है, डिसाइड नहीं हुआ है कौन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका जी। मुझे लगता है अभी हसन साहब का भी जो बयान आया है कि अगर समाजवादी पार्टी के सांसद ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक है वो रहेंगे, इसमें कहीं पर कोई गलत चीज़ नहीं। लेकिन अभी पीएचडी और 10वीं की बात मैंने सुनी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले देश के प्रधानमंत्री की डिग्री कहाँ से आई है आज तक पता नहीं चला है उनका। जिस समय मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे और जिस समय छोड़कर आए थे तो 7 गुना ज़्यादा कर्जा था गुजरात के ऊपर। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 8 साल बनने के बाद 21वीं सदी में आकर काले जादू की बात करते हैं। देश के लोगों ने उनको भी प्रधानमंत्री बनाया है। 8 साल में 22.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। 89% बच्चे माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। 67% 5 से 8 साल के बच्चे एनीमिक हो गए हैं और यह आंकड़ा 20% बढ़ा है, 47 से 67 गए हैं। केवल और केवल भाषण दे देने से, टेलीप्रॉम्प्टर पर तमाम चीज़ें पढ़ देने से प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं बनती है। जिस तरह की शब्दावली का उपयोग प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं और चीन को क्लीन चिट देते हैं, स्मिता जी चीन को क्लीन चिट, अपराजिता जी चीन को क्लीन चिट देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आप लोकतंत्र को दबाकर चुनाव जीत सकते हैं, हिटलर भी जीतते थे, लेकिन अभी भी आपके अगेंस्ट लोग ज्यादा हैं देश के अंदर। आलोक जी, वो सारी बातें मैं समझ गई कि अब जो है माहौल बदलना है, आपको बहुत हो गया, अब नहीं सहन हो रहा है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है सारी चीजें। प्रभु कौन लीड करेगा ये तो बता दीजिए। लीड करने का भी समय नहीं आया है, समय आएगा तो लीड भी करेंगे। 2047 में समय भी आएगा रूबिका जी। आज सवाल ये होना चाहिए, महाराष्ट्र में 40 दिन हो गए, मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, लेकिन 2024 में क्या होगा उसके लिए मीडिया आज लेकर बैठ गया। दुर्भाग्य है इस बात का। नहीं, दुर्भाग्य नहीं है। अरे भाई, आप यकीन मानिए इस बात को लेकर एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल उठा रहा है, शो कीजिए ना। नहीं, शो भी किए, शो कीजिए, ऐसा नहीं है। एक हुंकार इसमें भी कीजिए कि 40 दिन हो गए। सर, अब चूंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तो मैं ये शो ना करूं। रूबिका जी, मुझे राहुल गांधी कहें कि मैं दावेदार बनना चाहता हूं। रूबिका जी, मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने कहा मैं दावेदार हूं, नीतीश जी ने कहा मैं दावेदार हूं। नीतीश जी के किसी प्रवक्ता ने कहा, तो आप लोग कहते हैं ना। नीतीश जी के किसी प्रवक्ता ने कहा कि प्रेसिडेंट भी नहीं बनना चाह रहे हैं, पर आप बनाते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने भी कहा, क्या नीतीश जी के किसी प्रवक्ता ने कहा कि वो सीएम कैंडिडेट के गाल? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ना कि वो शिकस्त देंगे। अपराजिता जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए एक बार। अपराजिता जी, देखिए, विपक्ष की स्थिति हास्यास्पद है।
7 दिन में इनके 7 प्रधानमंत्री होंगे अगर खुदा न खास्ते इनकी सरकार आई। और देखिए टीवी चैनल पर ही करीबन 3 प्रधानमंत्री के प्रार्थी तो खड़े हो गए, सब छोड़कर चले गए, आज मात्र 3 बचे हैं। और विपक्ष की स्थिति हास्यास्पद है। गजब है भाई, बोलने से पहले आप लोग सोचते भी नहीं है क्या बोल रहे हैं। 24 में से 3 दल बचे हैं, भस्मासुर हो गई बीजेपी। मैं ये सवाल पूछती और वहां जाकर कहा कि मैं कांग्रेस के पीछे चलना पसंद नहीं करूंगी। ममता जी ने शरद पवार जी को दिसंबर 2021 में कहा था मैं कांग्रेस के पीछे चलना पसंद नहीं करूंगी। और अभिषेक बनर्जी जी ने जब इलेक्शन हुआ था बंगाल में उसमें कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मत बर्बाद करने जैसा है। तो इनके बीच में ही इतना ज्यादा मतभेद है कि पहले तो अपने घर को सवारे सजाए। और पहली बात, दूसरी बात मैं कह दूं, जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, देखिए 2015 में 71 सीट जेडीयू के पास थे और अब 43 सीट पर ये आ गए 2020 में। तो एक बिहार का मॉडल तो खड़े करें, जेडीयू को ऐसी पार्टी करके सबके समक्ष रखते जिनसे हम सीखते, जिनका अनुसरण हम करते। गुजरात मॉडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के समक्ष रखा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की ओर बढ़े और सबने उनका समर्थन किया। तो मेरा ये कहना है कि जेडीयू की जो सीट का विजय की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। और ऐसा कौन सा काम बिहार में हो गया जो वो मॉडल बन गए, सबके लिए मॉडल बन गए कि उन्हें हम दिल्ली ले आए। तो इतनी सारी बातें हैं। तो नीतीश कुमार जी सरकार में मलाई खाई नीतीश जी के साथ जब आपको समझ नहीं आया नीतीश जी खराब है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम बार बार वो लेते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। मतलब बीजेपी वालों का दोगलापन भी कमाल है, वहां से चलिए यहाँ तक एक सेकंड में ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन कम से कम अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें न करें तो बेहतर है। अपराजिता जी राजीव रंजन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन गजब राजनीति है। परसों तक तो वो आप ही के साथ थे ना अपराजिता जी, परसों तक तो वो आपके पसंदीदा थे और 2024 में आप ही जा रहे थे उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए। उन्हीं के चेहरे 10 दिन पहले अमित शाह जी बयान देकर आए हैं कि हम लोकसभा का चुनाव भी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। राजनीति है भाई, सब और आज वो इतने भ्रष्ट हो गए, खराब हो गए और महापुरुष हो गए, पता नहीं क्या। अरे कल तक आपके लिए वो बहुत भ्रष्ट थे सर, आज आपके लिए महापुरुष हो गए। आलोक जी क्या बात कर रहे हैं, आपने भी पाला बदल दिया है। हम एक उस बिंदु पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2024 में चुनाव लड़ना है और मोदी वर्सेस किसी को रखना है तो वो चेहरा कौन हो सकता है। मैं अभी तक उस बिंदु पर पहुंच नहीं पाई हूँ। स्मिता प्रकाश 2024 तक तो पहुंच ही जाएंगे इस बिंदु पर, आज अगर बहस करना शुरू करेंगे तो। रूबिका, किसी भी पार्टी में एरोगेंस की जरूरत नहीं होती, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। तो बीजेपी अभी कितनी भी कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस टीवी डिबेट्स में दिखाएं, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स वो जानती है कि इट्स नॉट अ डन डील टिल इट इज स्वेरिंग इन सेरेमनी हैपन्स। तो वो जानते हैं, जैसे कि राजीव गांधी की टीम ने भी यही सोचा था कि राजीव गांधी जैसे बंदे को कौन हरा सकता है, वो इतने पॉपुलर है। लेकिन कांग्रेस हार गई और एक खिचड़ी सरकार आई। 2014 में आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ मैगजीन कवर्स थे, एक तरफ अटल जी का चेहरा था, दूसरी तरफ सवालिया निशान थे कि अटल जी को कौन हरा सकता है, क्योंकि प्री इलेक्शन कोई ऑपोजिशन यूनिटी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अटल जी तक हार गए, बीजेपी हार गई। उस वक्त सबसे अनुभवी जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे वो ज्योति बासु थे, लेकिन वो नहीं बने प्रधानमंत्री। चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की संभावना अभी भी उतनी ही धुंधली नजर आ रही है जितनी अटल जी के वक्त थी। ऐसा दिख रहा है, दत्ता साहब मान लीजिए। देखिए, मैं स्मिता जी के बात से एक बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक क्षेत्रीय पार्टी को अपना क्षेत्र जीतना पड़ेगा और देश की जनता बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ वोट करेगी इस बार 2024 में। और किसी ने यहाँ पर बोला कि वो यूपीएससी के टॉपर है और बाकी सब 10वीं फेल। हाँ बिल्कुल, वो यूपीएससी के टॉपर है, बट वो वैसे टॉपर है जो घूस देके फर्स्ट हुआ है, क्योंकि उसके बाद पूरा देश का सारा चीज तो बिक गया और देश में महंगाई और बेरोजगारी सब। अरे आप ऐसी बातें कर कैसे पाते हैं, ये ताकत आपको कहाँ से मिलती है? एकदम बिल्कुल, क्यों देश की जनता नहीं देख रही है? नहीं, गंगा जी में लाश जब आप ये कह रहे थे कि घूस देकर घूस लेकर, तो पता नहीं मुझे क्यों आपका चेहरा पार्थ चैटर्जी जैसा दिखने लगा अचानक।
हाँ बिल्कुल दिखेगा मैडम आपको। ऐसा कैसे पर हो गया? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, शिवम जी भी यहाँ पर है, माननीय सांसद भी यहाँ पर है। 2014 से 2022 तक एक बीजेपी का नेता गिनवा दीजिए जिसको केंद्रीय संस्था ने पूछताछ भी की हो। अरे पूछताछ छोड़िए, मुझे अंधा हो जाता है, केंद्रीय संस्था को आप आपके सुनिए रिजू दत्ता जी, रिजू दत्ता जी, मुझे लगता है बहुत नेक और ईमानदार टाइप के इंसान हैं। आपने कभी एक गड्डी भी देखी जो पार्थ चैटर्जी के घर पे मिली है? एक गड्डी भी देखिए, हाथ में ऐसे करके देखिए आपने कभी? घर पे डिलीवर हो गई? नहीं, मैंने पर्सनली नहीं देखा, पर मैंने पार्थ चैटर्जी का भी देखा और मैंने पूजा सिंघल के भी पैसे के गड्डियां देखे जो हमारे गृह मंत्री के कान में खुशफुस करते हुए नजर आए। हमने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को भी देखा जो ईडी सीबीआई चार्जशीट में उनका नाम है, पर गृह मंत्री के साथ खुला घूम रहे। तो ये तमाशा भी तो देश की जनता देख रही है मैडम। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं एक तरफा नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि हम सब ने गड्डियां रख ली है, उन गड्डियों को पीछे कौन छुपा सकता है, वही सबसे बड़ा लीडर बनेगा। वो पार्थ चैटर्जी उस लिहाज से नहीं छुपा पाए, तो वो जवाब शायद बीजेपी अच्छा दे सकता है। नहीं, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ प्रभु। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास नहीं है, आपकी पार्टी के बहुत पुराने आदमी के पास है। मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। सबसे पहले स्मिता जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। एरोगेंस का पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं और अच्छे लोग हारे हैं, लेकिन अब में और तब में डिफरेंस ये है कि अब ये वो बीजेपी नहीं है। आज इस समय अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो शायद 24 घंटे काम करने वाली कोई पार्टी आपको नजर नहीं आएगी। आलोक जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री हमने देखी है, खैर उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोनिया गांधी जी की वो कैम्ब्रिज वाली जो इंग्लिश की डिग्री थी वो भी देखी है, जो फर्जी उन्होंने वापस कर ली। तीसरी बात, बड़े इंटरेस्टिंगली इन्होंने बहुत सारी चीजों को बताते हुए कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। मैं तो स्मिता जी से कहना चाहता हूं कि एएनआई पे ब्रेकिंग चलवा दीजिएगा प्लीज, कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। नाक लंबी होनी चाहिए, इंदिरा जी का पोता होना चाहिए, 52 में से 43 चुनाव हारे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 282 सीट जीतना तो काफी नहीं है, 303 सीट जीतना भी काफी नहीं है। आप कैसी बातें करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहां पर जहां बात चुनाव की है, आपने सभी के देख लिए मत किस किस तरीके से लोग बोल रहे हैं, ये इस देश की आज की रियलिटी है। हां, पोस्ट पोल अगर किसी को लगेगा तो बेशक अलायंस हो जाए, लेकिन इस समय पोस्ट प्री पोल अलायंस होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हर एक विपक्ष के नेता की आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं शिवम त्यागी? आप 3 मिनट 13 में आम जनता तो प्रिपेयर कर ही सकती है ना। 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं हम विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे और हम साथ में चुनाव में जाएंगे। आप कह रहे नहीं, साथ नहीं आ सकते। किसने कहा? आपने 15 बयान तो आपने अभी अपने 1 घंटे के शो में बता दिए, जहां हर आदमी अपने नेता को कंधे पर बिठाकर कह रहा है कि ये बनेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता चाहिए, नाक से प्रधानमंत्री नहीं बनते। रिजू दत्ता जी, बीजेपी का तय हो गया है, आप लोगों का तय नहीं हुआ है। मुझे लगता है अभी तक नागपुर से क्लियरेंस नहीं आया। अच्छा, अभी क्लियरेंस ले लेते हैं। सांसद बैठी हुई हैं, अपराजिता सारंगी कौन होगा भाई? रूबिका जी, उनका खुद का क्लियरेंस नहीं है, नागपुर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वो सांसद बेचारे मैडम का कुछ क्लियरेंस नहीं है, देखिए जवाब लेना पड़ेगा। हाँ, अपराजिता जी, आप लोगों ने कुछ दिन पुराने अखबार नहीं पढ़े हैं। कहा गया है कि आदरणीय अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया है 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी बातें मत कीजिए, आप इलेक्शन लड़ने वाले। आप ऐसी बातें मत कीजिए। पुराना इलेक्शन लड़ने वाले नहीं, सुनिए एक सेकंड, सुनिए अपराजिता जी, अपराजिता जी एक सेकंड। पुराने प्रधानमंत्री कौन होने वाले अपराजिता जी, नहीं, पुराने अखबार रिजू दत्ता पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें हेडलाइन पहले का अखबार नहीं, पुराने अखबारों में पहले का अखबार नहीं पढ़ सकते ना। वो 4 दिन पहले के अखबार में हेडलाइंस थी पार्थ चैटर्जी की। अपराजिता जी, उसमें सिर्फ पार्थ चैटर्जी सुर्खियों में थे। मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बन रहे। आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा की है कि 2024 का निर्वाचन क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था कि नीतीश जी भी साथ लड़ेंगे। 15 दिन पहले ही कहा था, उसका क्या हुआ? राजीव रंजन जी, ये पढ़ते नहीं है। नहीं, एक सवाल आपने रूबिका जी, एक सवाल आपने बीच में पूछा था कि अब से 3 दिन पहले तक तो बीजेपी जो है नीतीश जी को बड़ा साथ रहती थी और आज उन्हीं की सरकार को घेर रही है। इस देश में अगर किसी भी कोई भी बड़ी परेशानी होती है तो एनडीए के अलायंस से सवाल नहीं पूछा जाता ना, सीधा प्रधानमंत्री जी से ही पूछा जाता है। राजीव रंजन जी, जवाब तो पूछा नीतीश कुमार जी से ही जाएगा, मुख्यमंत्री तो वही थे। राजीव रंजन तो चुप तो कराइए उनको। नहीं, राजीव रंजन, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी सर, अब डरा क्यों रहे हैं? माना जंगल राज आ गया, लेकिन बिहार से बैठ के नोएडा में तो मत डराइए।
नहीं, ये विक्टिम कार्ड ना खेलिए त्यागी जी। मतलब कमाल है, वो डरा रहे हैं, मैं डरूं भी ना भैया, आप इसे विक्टिम कार्ड बता रहे हैं। शुक्र कीजिए मैं बिहार में नहीं, गिरफ्तार करा देते। अशिष्टता मत की, अशिष्टता मत की। मुख्यमंत्री बने हैं, सारा क्रेडिट उनको जाता है। नहीं, कॉमनवेल्थ देखिए, अरे शिवम जी केवल आप ही बोलेंगे या बाकी लोगों को भी बोलना है? अच्छा प्लीज अब रुक जाइए सर, आपके लास्ट 30 सेकंड्स बिहार में राजीव रंजन बहुत जी, खराब आ रहे हैं। सॉरी दे दीजिए नहीं को टाइम। हाँ, नहीं 30 सेकंड आवाज बहुत देखिए, खराब आ रही है। बिहार में 23% वोट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिले हैं, बाकी वोट उनके खिलाफ है। तो बिहार की 40 सीटों का परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। और मैं यही चुनौती देता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा के परिणाम है बंगाल में, राजीव जरा उनकी कल्पना कीजिए वहां क्या होगा। ही वोट मिला था, केरल से क्या लेकर नतीजे आए थे, तमिलनाडु, वो सबको पता है। 23% पे बन जाते हैं। आप ये मॉरल विक्ट्री लेकर कब तक आप अपने आप को राजा घोषित करते रहेंगे? मॉरल विक्ट्री नहीं, चुनाव में विक्ट्री माने रखती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।